सिर्फ पायल की ही शादी नहीं है, इशिका की भी है। तो शादी की तैयारियां दोनों के लिए होंगी। और हाँ, ये लीजिए कार्ड, आप अपने साथ दोनों को ले जाए। कहते हुए जगजीत जी ने कनक जी की तरफ अपना कार्ड बढ़ाया और कमरे से बाहर चले गए। अब आगे सनशाइन कैफे। राधिका, राहुल और पायल इस वक्त सनशाइन कैफे में बैठे थे और तीनों ही बिल्कुल खोए हुए थे। यार ये क्या हो गया? मैंने जो प्लान बनाया था उस पर तो पूरा का पूरा पानी फिर गया। क्या सोचा था कि शादी की सारी रस्में हम पायल की जगह इशिका के साथ करवाएंगे। पायल के साथ सारी रस्में एक तरह का धोखा होगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। राधिका अपना सिर पकड़ ली, और ये हुआ भी उस जंगली की वजह से। इडियट डफर कहीं का, पायल ने गुस्से से कहा। तो राहुल और राधिका दोनों का मुंह खुल गया। दोनों ही पायल को हैरानी से देख रहे थे। पायल, डोंट लाई कि तुम कबीर को नहीं जानती। दैट मीन्स तुम कबीर को जानती हो। राहुल हैरानी से पायल को देखते हुए बोला। तो पायल पहले तो सकपका गई, लेकिन फिर बात को पलटते हुए बोली, नहीं नहीं, तो मैं कैसे उसे जानूंगी? मैं तो कल पहली बार मिल रही थी। रियली? पायल के पीछे से एक आवाज आई। तो राहुल और राधिका ने पायल के पीछे देखा, तो उन दोनों को बस पायल के पीछे खड़े किसी शख्स को देखते ही हैरान हो गए। वो कबीर था, जो पायल के पीछे अपने पेंट के दोनों जेब में हाथ डाले खड़ा था। कबीर के साथ उसका असिस्टेंट अधिक और कुछ बॉडीगार्ड्स भी थे। पायल कबीर की आवाज को पहचान गई थी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन पलटकर कबीर को देखने की कोशिश नहीं की। रियली? क्या तुम मुझे सच में नहीं जानती? कबीर पायल के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया, लेकिन पायल ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। कबीर को पायल के ऐसे बिहेवियर को देख अब गुस्सा आने लगा था। ठीक है, तुम मुझे नहीं जानती ना, शायद अब याद आ जाए, कहकर कबीर ने पायल को खड़ा किया और उसके कमर पर हाथ रख उसे अपनी तरफ खींचा, और फिर उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। राहुल और कबीर हैरानी से दोनों को देख रहे थे, लेकिन अधिक और बाकी बॉडीगार्ड्स पलटकर खड़े हो गए, और कैफे में मौजूद हर शख्स की आंखें झुकी हुई थी। कोई भी इस वक्त कबीर और पायल को नहीं देख रहे थे। कुछ देर बाद कबीर ने पायल को छोड़ा और फिर पीछे हो गया, जिसके बाद पायल अपनी सांसें संभालने लगी। आई होप कि तुम्हें अब सब याद आ गया हो, कबीर मुस्कुराते हुए बोला। यू जंगली, तुमने फिर से, कहकर पायल ने हाथ उठा दिया, लेकिन वो कबीर की गाल पर लगता इससे पहले ही कबीर ने उसे हवा में ही रोक लिया और बोला, अक्सर खूबसूरत लड़कियां या तो प्यार करते हुए या फिर श्रृंगार करते हुए ज्यादा अच्छी लगती हैं, और फिर अपने होने वाले हबी के ऊपर हाथ उठाना उन्हें जरा भी शोभा नहीं देता। कबीर प्यार से पायल को देख रहा था, लेकिन पायल को जैसे कुछ भी समझ नहीं आया था। What do you mean? पायल ने प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। That means we all engaged my love, कहकर कबीर ने पायल की अंगूठी वाला हाथ सामने कर दिया और फिर पायल के गाल को अपने होठों से हल्का सा छूते हुए वहां से मुस्कुराते हुए चला गया। पायल की जब अपनी अंगूठी पर नजर गई, तब उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि पायल की डायमंड अंगूठी पर क्यार अंकित था। राहुल और राधिका अभी भी कबीर को ही जाता हुआ देख रहे थे, और पायल अपनी अंगूठी को, जिस पर क्यार लिखा था, यानी कबीर रघुवंशी का नाम लिखा था, वहीं दूसरी तरफ शब्द अपने केबिन में बैठा इशिका को देख रहा था। जहां इशिका शब्द के लैपटॉप पर किसी काम में व्यस्त थी, वहीं इशिका को देखता हुआ शब्द अपने ही ख्यालों में गुम था। फ्लैशबैक। ओके मिस्टर राठौर, अगर तुम यही चाहते हो तो सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ, कबीर ने कहा। तो शब्द अपनी चेयर पर लीन होकर एकटक कबीर को देखता रहा। पायल रॉवत। कबीर ने पायल का नाम लिया, तो शब्द बस वैसे ही उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। आई लव हर एंड आई डोंट लाइक टू शेयर माई थिंग्स विद एनीवन, कबीर ने भी अपने ही एटीट्यूड में कहा। शब्द ने अपनी एक भौं को ऊपर उठाते हुए कबीर को देखा। तुम उससे शादी नहीं कर सकते, कबीर ने भी उसी एटीट्यूड से कहा। लेकिन अगर मैं ना कहूँ तो? अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला तो? कहकर शब्द अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बाहर जाने को हुआ। इशिका। कबीर के इशिका का नाम लेने से ही शब्द वहीं रुक गया। आई नो शब्द, यू लव इशिका, पर मुझे ये नहीं पता कि तुम इशिका को छोड़ पायल से क्यों शादी करना चाहते हो। पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तुम अगर इशिका से सच में प्यार करते हो तो तुम मेरी डील को ना नहीं कहोगे, कहकर कबीर ने शब्द के सामने अपना हाथ आगे कर दिया। मगर शब्द जाने लगा। देखो शब्द, इससे अच्छा मौका तुम्हारे पास फिर नहीं होगा। अगर तुम इशिका को अपनी लाइफ में चाहते हो
तो मुझसे हाथ मिला लो। फायदे में रहोगे और इससे हम दोनों को ही अपनी अपनी मोहब्बत मिल जाएगी। कबीर बोला। मगर शब्द बस ऐसे ही कबीर को देख रहा था। फ्लैशबैक एंड। सॉरी ईशी, मैंने तुमसे किया हुआ वादा तोड़ दिया, मगर शायद ये करना जरूरी था। मुझे कबीर की बात माननी पड़ी, उससे हाथ मिलाना पड़ा, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। शब्द अपने मन में सोच ही रहा था कि अचानक शब्द के कदम खुद ब खुद इशिका की तरफ बढ़ने लगे। शब्द इशिका के सामने खड़ा था और उसे बहुत प्यार से देख रहा था। इशिका अपने काम में ही मस्त थी। उसे पता ही नहीं चला था कि कब शब्द उसके बहुत नजदीक आ खड़ा हुआ। तभी इशिका को अपने ऊपर किसी की नज़रों का एहसास हुआ, तो उसने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो शब्द उसे ही एकटक देख रहा था। क्या हुआ शब्द सर, आपको कुछ चाहिए था? इशिका ने पूछा तो शब्द ने ना में सिर हिला दिया और फिर इशिका की तरफ थोड़ा झुकने लगा। ये आप। इशिका बोल ही रही थी कि शब्द ने उसके मुलायम गुलाबी होठों पर उंगली रख उसे चुप करा दिया। शब्द के उसके गुलाबी होठों पर उंगली रखते ही इशिका की धड़कन रेलवे एक्सप्रेस से भी तेज चलने लगी, जिससे इशिका के गाल गुलाबी होने लगे थे। इशिका के गुलाबी गाल देखकर शब्द भी इशिका की तरफ धीरे धीरे झुकने लगा। दोनों की सांसें एक दूसरे को महसूस हो रही थी। इशिका की आंखें स्वतः ही बंद हो गई। शब्द की नजरें इशिका के गुलाबी होठों पर चली गई और फिर देखते ही देखते शब्द के होंठ इशिका के होठों से जुड़ गए। वहीं दूसरी तरफ एक पहाड़ी पर एक कार आकर रुकी। उस कार से दो लड़कियां बाहर निकली और एक तरफ बढ़ने लगी। वहीं कुछ दूरी पर कुछ गुंडे जैसे दिखने वाले 4-5 आदमी खड़े थे। वो दोनों लड़कियां उन 4-5 गुंडे जैसे आदमियों के सामने जाकर खड़ी हो गई। तुम्हें हमारा एक काम करना है, बदले में तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि तुम्हारी 7 पुश्तें आराम से खा सकेंगी। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की बोली तो वो सभी गुंडे जैसे दिखने वाले आदमी उस लड़की को देखने लगे। काम क्या है? उनमें से एक आदमी ने पूछा, जिसका नाम लखा था। तो उस लड़की ने एक लिफाफा लखा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें एक लड़की की फोटो है जिसे तुम्हें जान से मारना है, और ऐसे मारना है कि लगना चाहिए कि सब कुछ एक हादसा था। सब कुछ हादसा ही दिखना चाहिए, मगर किसी भी कीमत पर वो लड़की बचनी नहीं चाहिए। और हाँ, इसमें उस लड़की की सारी डिटेल्स है, तो गलती की एक गुंजाइश भी नहीं रहनी चाहिए। और हाँ, ये लो एडवांस। कहते हुए उस लड़की ने दूसरी लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया तो उस दूसरी लड़की ने एक दूसरा पैकेट उस लड़की के हाथ में रख दिया, जिसमें गुलाबी नोटों की 2 गड्डी थी। ये लो 2 लाख रुपए, बाकी के काम होने के बाद, कहकर उस लड़की ने वो पैकेट लखा की तरफ बढ़ा दिया। लखा अपने गंदे लाल पीले दांत दिखाते हुए वो पैसों का पैकेट भी उस लड़की के हाथ से ले लिया और उस पैसों के पैकेट की स्मेल लेते हुए पैकेट को अपने होठों से छू लिया। बिल्कुल कड़क है, कहते हुए लखा ने वो पैसों का पैकेट अपने एक आदमी गुड्डू की तरफ थमा दिया। बाकी के भी ऐसे ही कड़क ही मिलेंगे, लेकिन जब काम अच्छे से और बिना किसी को शक हुए पूरा हो जाएगा तब। चलो काया, कहते हुए काया के साथ वो लड़की वहां से चली गई। उन दोनों के जाते ही लखा ने वो फोटो वाला पैकेट खोला जिसमें इशिका की फोटो थी। इशिका की फोटो देखते ही लखा की नीयत ही जैसे बिगड़ने लगी। वाह यार, क्या माल है, इसे तो मारने से पहले एक बार इसके मजे लेना तो बनता है। क्यों वीरे? वीरे लखा का भाई था। इशिका की फोटो देखते ही वीरे भी मुस्कुरा दिया। उन दोनों की आंखें इस वक्त हवसी लग रही थी। सोनिया, तुम्हें लगता है कि वो आदमी हमें डबल क्रॉस नहीं करेगा? एक्चुअली मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो हमें डबल क्रॉस जरूर करेगा। काया, यू डोंट वरी बेब्स, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि वो लखा मेरे डैड का खास आदमी है जिसे डैड ने भेजा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे या तुम्हें डबल क्रॉस करने की गलती से भी कोई गलती करेगा। कहकर सोनिया ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और साथ में काया भी पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गई। फिर काया और सोनिया वहां से निकल गई। उधर द राठौर ग्रुप, शब्द और इशिका एक दूसरे की बाहों में थे। शब्द बहुत प्यार से इशिका के बाल को उसके कान के पीछे लगाते हुए इशिका के कान में धीरे से बोला, इशी, मुझे लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। कहकर इशिका के कान पर हल्का सा बाइट करके पीछे हो गया। इशिका ने अपने कान को पकड़ते हुए शब्द की ओर देखा, जो उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। इशिका की शब्द की ओर देखते हुए शर्म से उसकी आंखें झुक गई। क्या हुआ इशी, क्या तुम्हें घर नहीं जाना या फिर कुछ और करना चाहती हो? कहते हुए शब्द ने उसकी तरफ देखा और धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। शब्द के अपनी ओर बढ़ते कदम देख इशिका अपने कदम पीछे लेने लगी। वो पीछे हो रही थी
और शब्द उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी पीछे दीवार के आ जाने से इशिका के कदम रुक गए, क्योंकि वो इस वक्त दीवार से सट चुकी थी। अब उसके पास कहीं भी जाने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं बचा था। सामने शब्द खड़ा था। इशिका की धड़कन बिल्कुल रफ्तार में बढ़ती चली जा रही थी, जिसे शब्द भी बिल्कुल आराम से सुन पा रहा था। क्या हुआ इशी, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ हो रहा है? कहते हुए शब्द इशिका के चेहरे पर झुकने लगा। शब्द के पूछने पर इशिका ने चौंकते हुए देखा तो जल्दी से उसने आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे भी पता नहीं था शब्द का उसके इतना पास आना उसे क्यों अच्छा लग रहा था। क्यों शब्द के नज़दीक आते ही उसका दिल इतनी तेजी से धड़कना शुरू कर देता है। इशिका की बंद आंखों को देखकर शब्द मुस्कुराने लगा और हल्का सा झुककर इशिका के गाल को हल्के से अपने होंठों से छू लिया और वहां से धीरे से चला गया। इशिका की आंखें अभी भी बंद थीं, जैसे वो अभी भी शब्द की मौजूदगी महसूस कर रही हो। लेकिन जब उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ तो इशिका ने अपनी आंखें खोल दी तो देखा वहां उसके सिवा कोई भी नहीं था। इशिका ने जल्दी से अपने दिल वाली जगह पर हाथ रखकर अपनी धड़कन को काबू करने लगी। शब्द अभी भी बाहर से इशिका की ऐसी हालत देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी, शब्द तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर नहीं चलना है क्या? चलो काफी देर भी हो गई है। वो राहुल था जिसने शब्द के कंधे पर हाथ रखा था। आज शब्द के चेहरे पर असली मुस्कान थी, जिसे देखकर राहुल की मुस्कुराहट भी बढ़ गई थी। राहुल भी अंदर ही अंदर शब्द के लिए खुश था, जिसकी एक खास वजह इशिका ही थी। थैंक यू इशिका, मेरे दोस्त की जिंदगी में रंग भरने के लिए। राहुल मन ही मन इशिका के बारे में सोचते हुए बोला। अब चलो भी, अब तो कल से शादी की तैयारियां भी तो शुरू होने वाली है, तो तेरा अब ऑफिस आना जाना समझो बंद, क्योंकि दादी माँ अब तुझे ऑफिस नहीं जाने देने वाली। राहुल मुस्कुराते हुए बोला तो शब्द जैसे सोच में पड़ गया। तभी इशिका भी शब्द के केबिन से बाहर निकली, लेकिन शब्द की ओर बिना देखे जाने लगी। राहुल ने जब इशिका को जाते देखा तो इशिका रुको, राहुल के कहते ही इशिका रुकी और राहुल की तरफ देखने लगी। चलो मैं और शब्द तुम्हें घर छोड़ देंगे। राहुल उसके पास आता हुआ बोला। नहीं राहुल सर, मैं चली जाऊंगी, इशिका ने कहा और जाने लगी। इशी, हम तुम्हें छोड़ देंगे, इसलिए तुम हमारे साथ आ रही हो, कहकर शब्द इशिका के बिल्कुल बगल से होता हुआ ऑफिस से निकल गया। इशिका ने पहले राहुल की ओर देखा, फिर वो भी वहां से बाहर चली गई। उन दोनों को जाता देख राहुल मन ही मन बोला, कैसे जुड़ेगी इनके रिश्ते की नींव। एंगेजमेंट तो इशिका की शब्द से हो गई, लेकिन शादी, गॉड अब सब कुछ आपको ही संभालना है। कहते हुए राहुल भी ऑफिस से बाहर निकल गया। अगली सुबह पायल और इशिका तैयार होकर अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। जगजीत जी और कनक जी भी साथ में बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जब कनक जी का फोन बजने लगा, अपना फोन देखते ही कनक जी के गले में ही उनका खाना अटक गया। वो जोर जोर से खांसने लगी। जगजीत जी ने तुरंत कनक जी को पानी दिया और उनके पीठ को रब करते हुए बोले, आराम से कनक, लो पानी पियो। कहते हुए उन्होंने पानी का गिलास कनक जी को पकड़ा दिया। पायल को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए चुप ही रही। तभी फिर से कनक जी का फोन बजने लगा। जगजीत जी ने कनक जी का फोन देखा तो उठाते हुए बोले, मैं देखता हूँ फोन कि किसका फोन है। कहकर जगजीत जी फोन रिसीव करने ही वाले थे कि कनक जी जल्दी से अपने चेयर से खड़ी हो गई और जगजीत जी के हाथ से अपना फोन ले लिया। नहीं, आप ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं देख लेती हूँ कि फोन किसका है। कहकर कनक जी लगभग भागती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। उनके इस तरह के बिहेवियर से पायल, इशिका और जगजीत जी तीनों ही भौचक के थे और उन्हें ही उनके कमरे तक जाते हुए देख रहे थे। पायल ने तो कनक जी के चेहरे आते हुए पसीने को भी नोटिस कर लिया था और फिर उस पर उनका इस तरह से हड़बड़ाना पायल को शक करने पर मजबूर कर रहा था। कमरे के अंदर आते ही कनक जी ने जल्दी से अंदर से दरवाजा बंद किया कि तभी दोबारा से उसी नंबर से उनका फोन बजने लगा। इस बार एक ही रिंग पर कनक जी ने फोन उठा लिया। जी कहिए सरकार, एक फोन उठाने में इतना समय लगता है? माफ कीजिएगा सरकार, वो मैं इस वक्त फैमिली के साथ बैठी थी। फैमिली? वाह, तुम्हारे जैसे मतलबी लोगों के मुंह से फैमिली शब्द शोभा नहीं देता। और मत भूलो कि तुम्हें उस फैमिली में क्यों भेजा गया है। तो फैमिली गेम मेरे साथ मत खेलना, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि क्या से क्या हो सकता है। जी सरकार, जी मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे यहाँ वापस क्यों भेजा गया है और आप मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इशिका आपको मिल जाएगी, वो भी बहुत जल्द। कनक जी सरकार की बातें सुनकर काफी डर गई थी। यही तुम्हारे लिए भी अच्छा है,
क्योंकि मुझे मेरी इशिका मेरी बाहों में चाहिए। अब उसके बगैर रहना मुश्किल होता जा रहा है। उसके जिस्म पर अपनी कब्जियत बनाना ही मेरा मकसद है। मुझे जल्द से जल्द उसके जिस्म की खुशबू चाहिए। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। जी सरकार, बस थोड़ा सा और इंतजार, उसके बाद आपकी इशिका हमेशा हमेशा के लिए आपके बिस्तर पर होगी। अब फोन रखती हूँ सरकार, कहकर मुस्कुराते हुए कनक जी ने फोन रख दिया और परेशान होकर फोन की तरफ देखने लगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले भाग में। और प्लीज़ कमेंट करके बता दिया कीजिए कि कहानी कैसी चल रही है और कैसी लग रही है। प्लीज़ और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों तक भी पहुँचे। कहानी जारी है। लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।